ओमेगा कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा अभी तक हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो अब हम आज से एक एडवांस मैथमेटिक्स को भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसे टॉपिक को लेंगे जो साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। जिसमें आर्ट के स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, तो उनको ऐसे टॉपिक समझने में बहुत कठिनाई होती है, जो अभी एसएससी के सिलेबस में पिछले कुछ साल पहले ऐड किए गए हैं। तो इसमें हम पहले लेंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले इसमें कुछ यूज होने वाले टॉपिक को हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि बीच में आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट। पहली चीज़, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, फिर आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे तीसरे नंबर पे। तो देखिए, प्रॉब्लम पढ़ा, कैलकुलेशन रट के करना, इस तरह से सफलता नहीं मिलती है। उस तरह से आप कुछ रटे रटाए क्वेश्चन ही कर सकते हैं। तो आप सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले एक सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसका समस्या, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। और जब सॉल्यूशन मिल गया तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए हम त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ब्रॉड हो और हमें कहीं से भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। बीच बीच में जब हम उन चीज़ों का रिपीट करें, यूज करें, तो आप जो है उसे आसानी से समझ सकें। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं और इसे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इसका प्रैक्टिस करिए, ध्यान से देखिए, कहीं छूटने ना पाए। तो आप, मुझे उम्मीद है कि त्रिकोणमिति बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से आप सबको समझ में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसे जनरली कि त्रिकोणमिति में देखिए, स्पेस आएगा, डिस्टेंस आएगा, टाइम बहुत कम आएगा। जनरली हम त्रिभुज के ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट, हम स्पेस क्या है। हम ये जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, कोई भी कुछ भी है, सब कुछ कहाँ है? स्पेस में है। यहाँ की सतह, जमीन की, पृथ्वी की सतह के ऊपर, ये सब कुछ कहाँ है? स्पेस में है। इसे हम स्पेस कहते हैं। तो स्पेस में हर एक चीज की अपनी स्थिति होती है, उसको दिखाने के लिए। जैसे कि चंद्रमा कहाँ स्थित है, जैसे आपका सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम में सभी की अपनी एक पोजीशन है कि सूर्य से बुध कितनी दूरी पे है, पृथ्वी कितनी दूरी पे है, बृहस्पति ग्रह कितनी दूरी पे है। सबका अपना अपना एक निश्चित स्थान है स्पेस में। तो इसको कैसे दिखाया जाए, कैसे लोकेट किया जाए, इन सब चीज़ों का अध्ययन बहुत जरूरी हो गया। तो इसे पहले तो स्पेस समझ में आ गया कि जितनी भी चीज़ें हमें आ रही हैं, ये ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, ये सब कुछ कहाँ है? स्पेस में है। स्पेस की कोई सीमा नहीं है, ये लिमिटलेस है, इसकी कोई सीमा नहीं है, यह अनंत है। ब्रह्मांड हमारा अनंत है, ना तो इसकी कोई लंबाई है और ना ही कोई चौड़ाई है। ठीक है। तो अब स्पेस में जो है आता है, स्पेस देखिए, हमने कहा अनंत है, तो ऐसे तो लगता है हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम स्पेस ब्रह्मांड से तुलना करेंगे तो वह एक पॉइंट आएगी। किसके रूप में आएगी? पॉइंट के रूप में आएगी, बहुत ही छोटी, एक बिंदु के रूप में। अब हम पूछते हैं पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट ज्योमेट्रिकल जो फिगर है बनाना सबसे आसान होता है। सबसे आसान फिगर क्या है? पॉइंट है। पॉइंट में ना तो कोई लेंथ होती है, ना विड्थ, यानी इसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। बस हमने पेंसिल लिया, पेन, और ये बन गया पॉइंट। तो हमारी पहले हमने देखा स्पेस, दूसरा आया टॉपिक पॉइंट। क्या आया? पॉइंट। पॉइंट सबसे आसान ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिसे आपने
क्या है, पेपर पे बस पेंसिल की नोक रखा, पेन की नोक रखा और पॉइंट आपका तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है अब पॉइंट देखिए, ये हमारा पॉइंट है इस तरह से। अब हमने जैसा आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया है दिशा, डायमेंशन, दिशा आपने पढ़ा हुआ है कि 4 दिशाएं आपने पढ़ी हैं, इसे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण कहते हैं। तो जब आप खड़े होते हैं तो किसी न किसी तरफ आपका मुंह होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है और यह पॉइंट मूव करे, किसी डायरेक्शन में मूव करे, एक ही डायरेक्शन में, उसकी दिशा चेंज ना हो समय के साथ, तब देखो कैसे इसका बनेगा। मान लो पॉइंट यहां था, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, इस तरह से पॉइंट जा रहा है। तो इसका जो पाथ है अगर इसको मिला दिया जाए तो जो ये फिगर बना इसे हम रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। क्या बना? लाइन कहते हैं। यानी पॉइंट का सेट क्या है? यह समूह है, पॉइंट का समूह है, बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक ही दिशा में हो तो वह एक रेखा का निर्माण करते हैं। इनको मिलाने से क्या बनती है? एक रेखा बनती है जिसे हम लाइन कहते हैं। लाइन क्या है? एक ही दिशा में बिंदुओं का समूह है, या दिशा चेंज भी हो सकती है। हम देखते हैं कि दिशा चेंज होगी तब क्या कंडीशन होगी, नहीं चेंज होगी तो क्या कंडीशन होगी। तो लाइन पहले समझिए। यानी तीसरा चीज आएगा आपका लाइन। आ गया लाइन। लाइन क्या है? इन्हीं बिंदुओं का एक पथ है, बिंदु पथ है, बिंदु का पथ है। लाइन बिंदु पथ है, पाथ ऑफ द पॉइंट। यह उन बिंदुओं के पथ का एक समूह है, एक सेट है। लाइन दो तरह की होती है, लाइन दो तरह की होती है। पहली होती है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसको कहते हैं सरल रेखा, और दूसरी होती है कर्व्ड लाइन, वक्र रेखा। क्या कहते हैं? वक्र रेखा, वक्र रेखा। ठीक है, तो दो तरह की रेखाएं हुई, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या हुई? जैसे देखो यह इस तरह से जा रहा है, यहां पे ये बेंड हो गया, इसे क्या कहते हैं? बेंडिंग, मोड़। क्या कहते हैं? बेंडिंग। जैसे कोई छड़ है, आपने उसको मोड़ दिया, बेंड कर दिया, तो वहां पे क्या हो गया? टेढ़ा हो गया, बेंड हो गया। तो देखिए, जब आपकी सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन उसे कहेंगे जिसमें कोई बेंडिंग ना हो, जिसमें कोई बेंडिंग ना हो, कोई मोड़ ना हो, कोई कर्व, जैसे इसे कर्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कर्व। इस तरह से मुड़ा हो। तो इस तरह का जैसे ये जा रहा है तो ये कर्व है। क्या है? कर्व है। तो यह एक सरल रेखा नहीं हुई। तो सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन हम उसे कहेंगे जिसमें कोई बेंडिंग या कर्व ना हो। इस तरह से आया। हम इन दोनों में सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन। इन सबको हम यूज करेंगे वह त्रिकोणमिति में है। इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन है, यह दोनों साइड इंडलेसली बढ़ती है। मान लीजिए यहां एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से आपने आगे बढ़ना शुरू किया, यह इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, लिमिटलेसली। कैसे बढ़ती है ये? हाँ, लिमिटलेसली इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। तो इसे कहेंगे सरल रेखा। इसमें कोई बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कर्व नहीं होनी चाहिए, यानी कोई मोड़ अगर नहीं है, और इसकी कहां तक जाती है? लिमिटलेस, कोई इसकी सीमा
नहीं होती है तो इसे हम लाइन कहते, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इस तरह से दोनों साइड एरो से दिखाया जाता है, दोनों साइड इसे एरो से दिखाया जाता है। दूसरी होती है कर्व लाइन। जैसे मान लीजिए कि यह इस तरह से जा रही, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई या ऐसे मुड़ गई, तो यह जो जा रही है रेखा, यह कर्व रेखा है, क्योंकि इसमें बेंडिंग है, इसमें बेंडिंग है, यानी इसका दिशा हमेशा फिक्स रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। यह हमने आपको बार बार बताया, इसे क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां से आप कोई चीज मेजर करते हो, रेफरेंस पॉइंट होता है, इसके अपोजिट दोनों साइड बढ़ती जाती है। जैसे लाइन में आपने संख्या रेखा पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें है कि कर्व लाइन तब कहेंगे जब इसमें कोई बेंडिंग हो, कोई मोड़ हो, तो इसे कर्व लाइन कहेंगे। दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं, अपने अपने महत्व हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक एक करके पहले पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आए। ये स्ट्रेट लाइन पहले समझ में आई, कर्व लाइन समझ में आई। अब स्ट्रेट लाइन देखिए कई प्रकार की होती है। जो स्ट्रेट लाइन है यह कई प्रकार की होती है। पहला देखिए, हम और आप अर्थ सरफेस पे खड़े हैं। यह मान लीजिए कि यह अर्थ है, क्या है? ये अर्थ है और आप इस पे खड़े हो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे अगर कोई रेखा अर्थ के इस तरह सरफेस के साथ जाए, कैसे बढ़ रही है? इस तरह से, तो इसे कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। यह रेखा से मतलब है सरल रेखा। याद रखिए, हम केवल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। जब भी हम लाइन बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन। तो जब जमीन के सतह के समांतर चले, ठीक है ना, किसके डायरेक्शन में? जमीन की सतह के डायरेक्शन में, पृथ्वी की सतह के डायरेक्शन में चले, यानी ठीक आप जहां खड़े हैं, आपकी आंख के ठीक सीधे, आपके पैरों से होते हुए आपकी आंख के ठीक सीधे अगर जा रही है तो पीछे भी ऐसा होगा, तो इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। दूसरी लाइन क्या हुई? देखिए, ये आपके पैर से शुरू होके इधर गई और इधर गई, दूसरी इस डायरेक्शन में जाए, आपके पैर और सिर के ऊपर से को मिलाती हुई, आपके पैर और सिर को मिलाती हुई ठीक इसके ऊपर जाए, जहां आप कहते हैं खड़ी है, तब इसे कहेंगे वर्टिकल रेखा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ऊर्ध्व रेखा, क्या? ऊर्ध्व रेखा, ठीक है। दो तरह की हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऊर्ध्व हॉरिजॉन्टल लाइन पृथ्वी के सरफेस के एलांग के डायरेक्शन में, और वर्टिकल लाइन ठीक सतह के ऊपर के डायरेक्शन में। इसके बाद आता है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, समांतर, समांतर, समांतर को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो समान अंतर, ठीक है। यानी दो लाइन अगर इस तरह से हो कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे, तो इसे कहेंगे ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। जैसे रेलवे लाइन की पटरी है, कैसी है ये? समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। यानी ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, अनंत तक ऐसे
चलते रहेंगी, इनके बीच की दूरी कभी कम नहीं होगी, तो इसे कहते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाओं के हम इसको जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, बाद में इस चैप्टर को कवर करेंगे। यहाँ पे जितना जरूरत है अभी उतना बताएंगे। इसके बाद होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन या हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदीय रेखाएं, तो आप ऐसे पढ़िए इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब होता है, मीनिंग है एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को क्रॉस करने को इंटरसेक्ट करना बोलते हैं। एक लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही है किसी भी डायरेक्शन में, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो यह दोनों एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इसे क्या कहेंगे? हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलेंगे, इसे कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे यह दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं या एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसे क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस लाइन को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद आता है ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन, इंटरसेक्टिंग के बाद आता है ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है? जैसे मान लीजिए देख रहे हैं आप, ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल लाइन है, तो चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो, एक नहीं दो या दो से ज्यादा, चाहे अगर लाइनों को कोई लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तब इसे कहेंगे ट्रांसवर्स लाइन। इसे क्या कहेंगे? हाँ, इसे ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। इस लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ लाइन समझ में आ गया कि इतने ही यहां इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और है स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि अब हमने देखिए ये स्ट्रेट लाइन कितनी बड़ी होती है? लाइन कितनी बड़ी है? लिमिट लेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ना लेफ्ट में ना राइट में। तो इसका अगर एक भाग टुकड़ा काट लिया जाए, मान लो ए और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी को ऐसे दिखाया जाता है, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो जो भी हम फिगर बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, वो सभी ज्योमेट्रिकल फिगर लाइन सेगमेंट से ही बनाए जाते हैं। तो लाइन सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा और है रे। अभी हमने लाइन पढ़ा, अब एक पढ़ेंगे रे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। रे क्या होता है? यहां पे देखिए, ये रेफरेंस पॉइंट से दोनों साइड में बढ़ रहा था। रेफरेंस पॉइंट से दोनों साइड में जब बढ़ेगा तो लाइन है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में जाए, मान लो इस तरह से, किधर बढ़ रहा है? एक ही डायरेक्शन में। ये पॉइंट ओ हो गया इनिशियल रेफरेंस पॉइंट, तब हम कहेंगे, मान लो यहाँ पॉइंट ओ है, यह एक रे है। क्या है? रे है, जो एक रेफरेंस पॉइंट से शुरू होकर केवल एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है, तो इसे हम रे कहते हैं। और किसी लाइन का कोई पार्ट ले ले तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लाइन की दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा। क्या क्या? हम पहले ही बता रहे हैं कि लाइन से या तो पैरेलल होंगी, नहीं तो वह एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। इतना याद रखिए, पूरी लाइन में सिर्फ दो पॉइंट। क्या? लाइन या तो पैरेलल होंगी या एक दूसरे को हर कंडीशन में कहीं न कहीं क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्या बोलिए? कि लाइंस या तो पैरेलल होंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे देखिए, ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है। देखिए यहां डिस्टेंस का अंतर है ना,
तो ये कहीं न कहीं जा करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, धीरे धीरे कम होता जाएगा डिस्टेंस। तो दो ही कंडीशन होती है, या तो वो पैरेलल होंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या कहेंगे कि हर कंडीशन में लाइनें अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगी। ठीक है, केवल तभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब वो पैरेलल होंगी। और एक पॉइंट है कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। एक पॉइंट ले लिया, ज्योमेट्रिकल सबसे आसान ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना, इससे इनफाइनाइट लाइन खींच जा पास हो सकती हैं। देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आप चाहे जितनी लाइनें यहां से पास कर सकते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया, यहां से कितनी, यानी किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। चलो एक पॉइंट से, अब अगर दो पॉइंट ले लिया जाए तो दोनों पॉइंट से होते हुए कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। मान लीजिए दो पॉइंट ले लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आप मान लो पॉइंट ए अकेले था तो आपने कहा यहां से इनफाइनाइट नंबर लाइन्स हो सकती हैं। दो पॉइंट ले लिया तो इसे केवल ओनली वन लाइन ही पास हो सकती है। ठीक है, दो पॉइंट है, दोनों को मिलाते हुए केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। याद रखिएगा, दो पॉइंट को मिलाते हुए केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, अब इस लाइन पे अगर और भी पॉइंट है, जैसे आगे चल के मान लीजिए ये लाइन बढ़ रही है, यहां पॉइंट सी आ गया, पॉइंट डी आ गया, सब इसी लाइन पे हैं, तो इसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट या समरेखीय बिंदु। समरेखीय बिंदु या कोलिनियर पॉइंट। ये रहे हमारे रेखा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहां समझने जरूरी थे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और आगे पढ़ते हैं।